नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बायोटा या इसको जीव जात भी कहा जाता है। ये बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। सबसे पहले हम बायोटा या जीव जात के डेफिनेशन की बात करेंगे। तो जो बायोटा होता है किसी पर्टिकुलर रीजन यानी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण पादप या जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट और एनिमल्स, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्लांट और एनिमल जो लाइफ होती है उसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है बायोटा या जीवजात। और इसके अंदर दो टर्म को इंक्लूड किया जा सकता है। फर्स्ट है फ्लोरा और सेकंड होता है फोना। फ्लोरा जो होता है वो होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जो प्लांट लाइफ होती है, जो टोटल प्लांट लाइफ होती है किसी एरिया की, उसको कहा जाता है फ्लोरा। और टोटल एनिमल लाइफ किसी एरिया की होती है उसको कहा जाता है फोना। तो फ्लोरा जो है वो प्लांट से रिलेटेड होता है और फोना जो है वो एनिमल लाइफ से रिलेटेड होता है। इसके बाद में हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले प्लांट्स की जो कम्युनिटीज होती है या जो पादप समुदाय होता है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है एक्वेटिक बायोम या इसको जलीय बायोम भी कहते हैं, यानी ऐसे पादप समुदाय जो कि जल में पाए जाते हैं। सेकंड है टेरेस्ट्रियल बायोम या स्थलीय बायोम, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो कि स्थल के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्वेटिक या जलीय बायोम की। तो जो एक्वेटिक बायोम होता है उसको फर्दर या आगे तीन और भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट या जो पहला भाग है एक्वेटिक बायोम का वो है फ्रेश वाटर बायोम या इसको इनलैंड वाटर भी कहा जाता है। इस प्रकार के बायोम के अंदर जो प्लांट कम्युनिटी होती है, जो जलीय समुदाय होते हैं, वो अलवणीय जल के अंदर रहते हैं। अलवणीय जल का मतलब होता है कि जिस जल के अंदर जो सॉल्ट होता है, लवण की मात्रा नहीं होती है, फ्रेश वाटर होता है। इस प्रकार के बायोम को कहा जाता है फ्रेश वाटर बायोम। फ्रेश वाटर बायोम जो होता है उसको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है लैंटिक, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो कि स्थिर जल के अंदर पाए जाते हैं, यानी जिस वाटर बॉडी का जो वाटर है वो रुका हुआ रहता है, जैसे कि पॉन्ड या लेक, यानी कि जो तालाब और झीलें हैं वो लैंटिक जो कैटेगरी है फ्रेश वाटर की उसके अंदर आते हैं। इसके बाद में सेकंड है लोटिक, यानी ऐसे पादप समुदाय या ऐसी वाटर बॉडी जिसके अंदर जो वाटर है या जो जल है वो बहता हुआ रहता है, जैसे कि जो नदियाँ और जो धाराएं होती है उनके अंदर जल बहता हुआ रहता है, बहता जल होता है, यानी वो रुका हुआ नहीं रहता है। तो इस प्रकार के वाटर को कहा जाता है लोटिक वाटर बॉडी। इसके बाद में एक्वेटिक बायोम के अंदर जो सेकंड इसका टाइप है वो है सेलाइन एक्वेटिक बायोम, यानी लवणीय जलीय समुदाय। तो ऐसे पादप समुदाय जो कि लवणीय जल, यानी जिस जल के अंदर सॉल्ट की जो मात्रा है, जो लवण की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि जो ओशियन वाटर होता है, यानी जो समुद्र और महासागरों के अंदर जो पाए जाने वाला जल है उस जल को कहा जाता है सेलाइन वाटर। तो वहाँ पर जो वनस्पति उगती है या जो सेलाइन एक्वेटिक बायोम के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है सेलाइन एक्वेटिक बायोम या लवणीय जलीय समुदाय। इसके बाद में इसका जो एक्वेटिक बायोम का थर्ड टाइप है वो है एस्चुरीन बायोम। तो इस प्रकार का जो बायोम होता है उसके अंदर जो सैलिनिटी होती है वाटर की या जो लवणता होती है वो फ्रेश वाटर बायोम जो होता है उससे अधिक होती है, यानी जो इसका फ्रेश वाटर बायोम के अंदर जो जल की लवणता पाई जाती है उससे अधिक लवणता होगी। लेकिन जो महासागरीय जल होता है उससे उसकी अगर हम तुलना करें तो एस्चुरीन बायोम जो है खाड़ी समुदाय के अंदर जो जल होता है उसकी तुलना में लवणता कम होती है, यानी खाड़ी समुदाय के अंदर जो जल होता है उसकी जो लवणता होती है वो महासागरीय जल से कम होती है, लेकिन जो इनलैंड वाटर या जो अलवणीय जल होता है उसकी मात्रा में अधिक होती है। तो इस प्रकार इसकी लवणता जो है दोनों के बीच की होती है। तो इस प्रकार एक्वेटिक बायोम को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके जो बायोम का सेकंड टाइप है टेरेस्ट्रियल बायोम, यानी स्थलीय बायोम।
ऐसे पादप समुदाय जो कि स्थल के ऊपर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है स्थलीय पादप समुदाय या टेरेस्ट्रियल बायोम। तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो इसका टाइप है टेरेस्ट्रियल बायोम को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो बायोम है वो है टुंड्रा बायोम। तो ये जो टुंड्रा बायोम होता है ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ये जो पूरे वर्ष के दौरान, लगभग पूरे वर्ष के दौरान ये बर्फ़ या आइस से ढका हुआ रहता है। इसकी जो सॉइल है वो आइस से कवर्ड रहती है पूरे साल। और इस बायोम के अंदर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, इस कारण इसको कहा जाता है ट्रीलेस बायोम, वृक्ष विहीन समुदाय। तो इससे रिलेटेड एक टर्म है टिम्बर लाइन, या इसको ट्री लाइन भी कहा जाता है, वृक्ष रेखा जिसको कहते हैं। तो ये वह रेखा होती है जिसके आगे की तरफ जो वृक्ष हैं नहीं पाए जाते हैं। तो जो टुंड्रा बायोम होता है वो इस टिम्बर लाइन के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो ट्री लाइन होती है उसके उत्तरी भाग के अंदर ये टुंड्रा बायोम पाया जाता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। और अगर वहाँ पर पाए जाने वाला वेजिटेशन या वनस्पति की बात करें तो वहाँ पर मुख्यतया मॉसेस, लाइकेन्स और ग्रासेस यानी कुछ विशेष प्रकार की जो घासें होती है वो वहाँ पर पाई जाती है। और अगर हम इसके वार्षिक वर्षा की बात करें तो जो है वर्षा वहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है प्रति वर्ष। इसके बाद में अगर हम इसको स्लाइड से देखें टुंड्रा बायोम को, तो ये एक टुंड्रा बायोम की स्लाइड है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कंप्लीट जो सरफेस है या जो सतह है वो बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। लगभग पूरे साल ये बर्फ़ इसको ढके हुए रहती है। तो वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो उसी अनुकूल होती है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट बायोम है टेरेस्ट्रियल बायोम वो है नर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट यानी उत्तरी कोणधारी वन। इसको दूसरे और नामों से भी जाना जाता है, इसको टाइगा या बोरियल नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है तो ये जो बोरियल या जो टाइगा बायोम है वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अंदर फैला हुआ होता है। अगर हम इसके एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये लगभग 50 से लेकर के 170 सेंटीमीटर पर ईयर तक होती है। और ये जो नर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट होता है उसकी अगर वनस्पति की बात करें हम, यानी वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो इसमें मुख्यतया कोनिफेरस ट्रीज यानी कोणधारी वन वो जो पाए जाते हैं, कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्रूस, पाइन्स, हेमलॉक, इस प्रकार के कोणधारी वृक्ष यहाँ पर बोरियल या टाइगा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी वृक्ष पाए जा सकते हैं जैसे कि मेपल, देवदार और साइप्रस। तो इसको भी हम स्लाइड से देखते हैं। तो ये एक बोरियल या टाइगा बायोम है। इसके अंदर हमें ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं ये कोनिफेरस या कोणधारी वृक्ष हैं। तो ये एक टाइगा या बोरियल बायोम की स्लाइड है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो वो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या जिसको शीतोष्ण पर्णपाती वन कहा जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके ईस्टर्न साइड के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा ये नॉर्थ सेंट्रल यूरोप के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ ये ईस्ट एशिया जो है वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से होती है। ये यहाँ का वार्षिक जो वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है, वो है। इसके बाद में अगर हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर वेजिटेशन की बात करें या वनस्पति की बात करें तो इस प्रकार के जो बायोम हैं वहाँ पर ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट यानी ऐसे वन पाए जाते हैं या ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे ट्री होते हैं जिनकी जो पत्तियां हैं वो ब्रॉड होती है या चौड़ी होती है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि मेपल, ओक, हिकोरी और वॉलनट। इस प्रकार के वृक्ष शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो वो है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो भूमध्य रेखा जो होती है उसके आसपास में जो पाए जाने वाला वन है, इक्वेटोरियल रीजन जो होता है भूमध्य रेखा उसके आसपास में ये पाया जाता है, तो उस वन को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ये इक्वेटोरियल रीजन के आसपास में पाया जाता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट जो होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। और अगर हम भारत के राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, आसाम के अंदर पाया जाता है, जो केरला है वहाँ पर पाया जाता है, और जो अंडमान द्वीप समूह है वहाँ पर भी भारत में इस प्रकार के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती है, जो कि लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हो सकती है। और अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और पूरे वर्ष के दौरान जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, टेम्परेचर हाई होता है और यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा रहता है पूरे वर्ष के दौरान। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वेजिटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसको स्लाइड से देखते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वेजिटेशन को स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है, यानी स्तर के हिसाब से बताया गया है कि प्लांट की लंबाई जो है उसके हिसाब से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं उनको अलग अलग स्तर के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि इसमें जो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटा आप देख रहे हैं, जो ये प्लांट हैं, तो इनकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये टॉलेस्ट ट्री होते हैं। इसके बाद में जो सेकंड स्ट्रेटा या जो सेकंड लेयर है जिसके अंदर की इस ऊंचाई के प्लांट आते हैं, इनको कहा जाता है डेंस कैनोपी वाले ट्री, यानी इनकी जो कैनोपी है वो बहुत सघन होती है। इसके बाद में इसका जो थर्ड स्ट्रेटा है उसके अंदर ये जो हाइट है इस हाइट वाले प्लांट को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि जो शॉर्ट ट्री यानी कम ऊंचाई के जो वृक्ष हैं वो थर्ड स्ट्रेटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ स्ट्रेटा है, जैसे कि इस ऊंचाई के जो पादप होते हैं, जैसे कि जो श्रब्स होते हैं, यानी जो झाड़ीनुमा जो प्लांट होते हैं जिनकी आकृति या जो झाड़ीनुमा दिखाई देते हैं, वो इस फोर्थ स्ट्रेटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में जो ये फिफ्थ स्ट्रेटा है उसके अंदर जो हर्ब है, जैसे कि जो शाकीय पौधे होते हैं, उनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्लांट हैं जिनको स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है, यानी स्तरीकरण में विभेदित किया गया है कि जो प्लांट हैं उनको अलग अलग हाइट ऊंचाई के आधार पर अलग अलग स्ट्रेटा या स्तर के अंदर बांटा गया है। इसके अलावा हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर वेजिटेशन की बात करें, यानी वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति, तो क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और जो एनुअल रेनफॉल है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि 200 से 300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है, तो इस कारण यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है या जो पादप पाए जाते हैं, पादप समुदाय होता है, उसके अंदर हमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। कई प्रकार के यहाँ पर वेजिटेशन या पादप समुदाय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हैं पैरासिटिक प्लांट देखने को मिलते हैं, यानी परजीवी पादप हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, विस्कम, लोरेंथस, ओरोबेंची और सेंटेलम है उसको चंदन कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो पैरासिटिक या परजीवी प्लांट है वो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सेप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, यानी मृतोपजीवी पादप, जैसे कि मोनोट्रापा, तो ये भी हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो वेजिटेशन है वो बहुत विविधता लिए हुए होती है, यानी अलग अलग प्रकार की वहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसके अंदर जो लोकेशन होती है, अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया का जो नदर्न और सदर्न पार्ट, यानी उत्तरी और दक्षिणी भाग के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यानी जो प्लेन है, मैदानी भाग हैं, और लो हिली एरिया यानी कम ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो इनको
डेसिडुअस या पर्णपाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है वो समर सीजन, जो गर्मी की ग्रीष्म ऋतु है, उसके आने से पहले ही झड़ जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं शेडिंग ऑफ लीव्स इनके अंदर पाया जाता है। इस कारण इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन कहा जाता है। अगर हम इसके अंदर पाए जाने वाली वेजिटेशन या वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, जिसको कि टीक भी कहा जाता है। इसके अलावा डेलबर्जिया प्लांट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, सोरिया रोबस्टा जिसको कि साल कहा जाता है। तो ये सभी वेजिटेशन जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड की जा सकती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो ये है चैपेरल बायोम। इसको दूसरे नाम मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है या उत्तरी अमेरिका है उसके पैसिफिक जो तट होता है उसके साथ में पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी तट है यानी साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी तट है वहाँ पर चैपेरल बायोम हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके जो वेदर की बात करें या अगर हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा है वो सर्दियों में होती है, यानी शीत ऋतु के अंदर वर्षा हमें देखने को मिलती है, वो भी लिमिटेड होती है। और शीत ऋतु के अलावा जो वर्षा इसमें नहीं पाई जाती है और जो बाकी का जो समय होता है वो शुष्क या ड्राई रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चैपेरल बायोम है वहाँ पर सर्दियों के अंदर वर्षा होती है। इसके अलावा हम चैपेरल बायोम की अगर वेजिटेशन या वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन वेजिटेशन यानी ऐसे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है जिनकी पत्तियाँ जो है वो चौड़ी होती है, यानी ब्रॉड लीव्ड वेजिटेशन पाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर हाई है इस कारण यहाँ पर फायर रेजिस्टेंट प्लांट यानी ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर आग जो है वो आसानी से नहीं लगती है, या आग प्रतिरोधी वृक्ष जो होते हैं वो इस प्रकार के चैपेरल बायोम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो वो है ट्रॉपिकल सवाना बायोम, जिसको उष्ण कटिबंधीय चारागाह भी कहा जाता है। तो इसके अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है तो ये साउथ अमेरिका यानी जो दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये ट्रॉपिकल सवाना बायोम पाया जाता है। इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम भी कहा जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास मैदान भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसके रेनफॉल की बात करें या वर्षा की बात करें, एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता है। तो इसके अंदर अगर हम वेजिटेशन की बात करें यानी वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर घास हमें देखने को मिलती है और उसके बीच बीच में हमें बिखरे हुए कुछ वृक्ष देखने को मिलते हैं। घास का मैदान होता है और उसके बीच बीच में जो है वृक्ष भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे इसको हम स्लाइड से देखते हैं तो ये एक सवाना बायोम की स्लाइड है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो घास आपको दिखाई दे रही है, ग्रासेस दिखाई दे रही है, और उसके अंदर बीच बीच में आपको कुछ बिखरे हुए रूप में कुछ ट्रीज़ भी या कुछ वृक्ष जो हैं वो दिखाई देते हैं, यानी घास का मैदान और बीच बीच में कुछ वृक्ष भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये एक सवाना बायोम की स्लाइड है। इसके बाद में अगर हम सवाना बायोम में पाई जाने वाली घास या ग्रासेस की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रासेस पाई जाती है वो होती है फ्रेगमाइटिस, डाइचेंथियम, तो ये ग्रासेस यहाँ पाई जाती है। और अगर वृक्ष की बात करें जो कि कुछ वृक्ष पाए जाते हैं ग्रासेस के बीच में तो वो हैं यूकेलिप्टस, अकेशिया और प्रोसोपिस। तो ये वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल सवाना बायोम के अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो वो है ग्रासलैंड बायोम या घास के मैदान, कि जहाँ पर घास जो है हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो रेनफॉल होता है या जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा समर सीजन यानी ग्रीष्म जो ऋतु होती है वहाँ पर यहाँ वर्षा देखने को मिलती है सबसे अधिक मात्रा में। तो कुछ ऐसे घास के मैदान हैं जिनको कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें प्रेरीज घास का मैदान, तो ये जो प्रेरीज घास का मैदान है ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के अंदर। इसके अलावा जो स्टेपीज घास का मैदान है वो पाया जाता है यूरोप और एशिया में। और पंपास जो घास का मैदान है वो पाया जाता है
साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के अंदर। और वेल्ड्स जो होते हैं ये भी एक प्रकार का घास का मैदान है, ग्रासलैंड है, जो कि पाया जाता है अफ्रीका के अंदर। तो ये कुछ ग्रासलैंड थे, घास के मैदान थे, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बायोम की बात करें तो वो है डेजर्ट बायोम या मरुस्थलीय पादप समुदाय जिसको कहा जाता है। तो डेजर्ट बायोम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या इससे भी कम होती है। तो वर्षा कम होती है, इसके कारण यहाँ की जो वनस्पति होते हैं या वो जो जीव जंतु हैं वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी जो फ्लोरा और फोना होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं या वेरी लेस होते हैं। यहाँ पर वही प्लांट या एनिमल्स जो है वो रह सकते हैं जो कि डेजर्ट के अनुकूल है, यानी उनके अंदर अडेप्टेशंस पाई जाती है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ अनुकूलताएं होती है, जैसे कि उनके अंदर जो लीव्स हैं या जो पत्तियां हैं वो बहुत छोटी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सकते, या हो सकता है कि जो पत्तियां हैं वो कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाए, जैसे कि हमें ओपनसिया प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पर लीफ के ऊपर क्यूटिकल की लेयर मिलती है जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो सकता है। तो इस प्रकार की जो डेजर्ट के अंदर जो सर्वाइव करने के लिए जो अनुकूलताएं हैं वो इन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे डेजर्ट हैं जो कि अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। जैसे कि जो सहारा डेजर्ट है वो पाया जाता है नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका के अंदर ये सहारा मरुस्थल पाया जाता है। इसके अलावा एशिया में भी कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे कि तिब्बत, गोबी और थार का रेगिस्तान। जो थार का रेगिस्तान है उसका कुछ भाग हमें राजस्थान में भी दिखाई देता है। तो ये कुछ डेजर्ट बायोम के एग्जाम्पल्स थे। इसको अगर हम स्लाइड से समझें तो ये एक डेजर्ट बायोम की स्लाइड है कि इसके अंदर हमें वेजिटेशन जो है या जो एनिमल है, फ्लोरा और फोना, वो बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल बहुत ही कम होता है। तो ये एक डेजर्ट बायोम की स्लाइड है। तो ये आज हमने पढ़ा बायोटा और बायोम के बारे में। थैंक यू।